दोस्तों, आज आप सुनेंगे व्योमकेश बख्शी सीरीज की अगली कहानी, जिसका नाम है वसीयत का झालझमाल। तो बस बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। सुबह करीब 10 बजे का समय होगा। मैं नहाने की सोच रहा था कि बगल वाले कमरे में फोन की घंटी बजी। व्योमकेश ने बात की और फिर कुर्ता पहनते हुए बाहर आया। अजीत, चलो, एक जगह जाना है। मर्डर हुआ है। विधु बाबू ने हमें बुलाया है। विधु बाबू, वही डिप्टी कमिश्नर? मैंने पूछा। हाँ हाँ, वही। लेकिन कह नहीं सकता कि इसके लिए धन्यवाद किसको दूं। उनकी बातों से तो नहीं लगता कि उन्होंने खुद बुलाया है। शायद ऊपर से ही ऑर्डर मिला होगा। हमें अपने कामकाज के सिलसिले में अक्सर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर विधु बाबू से मिलना पड़ता है। वो दिखावा थोड़ा ज्यादा ही करते हैं। जब भी मौका मिलता है तो अपनी शेखी में हम लोगों को लेक्चर पिलाना कभी नहीं भूलते और हर तरह से ये संकेत देने की कोशिश करते हैं कि व्योमकेश अपनी क्षमताओं में उनसे बहुत ही नीचे है। व्योमकेश उनकी शेखी भरी बातों को बड़े ही विनय से सुनता है और मन ही मन मुस्कुराता रहता है। अपनी बुद्धि और काबिलियत दिखाने के चक्कर में विधु बाबू अक्सर पुलिस फाइलों की कई गोपनीय सूचनाओं को भी लीक कर देते हैं। इसीलिए जब जब व्योमकेश को पुलिस की जानकारियों की जरूरत होती है, वो अक्सर विधु बाबू का लेक्चर सुनने चला जाता है। असल में अपनी जवानी के दिनों में वो इतने गधे नहीं थे। अपने कामकाज में अच्छे खासे चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे। लेकिन पुलिस की घिसी पिटी रूटीन वाली कार्यप्रणाली ने उनके दिमाग को एकदम खोखला कर दिया है और अब उनको रूटीन कामों से ज्यादा कुछ भी सुझाई नहीं देता। उनके सहयोगी पीछे से उनको बुद्धू बाबू कहते हैं। बहरहाल जो भी हो, हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता किया और निकल पड़े। बस से हमें वहां पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे। वो जगह उत्तरी कलकत्ता के एक संपन्न इलाके में थी। जब हम उस घर के सामने पहुंचे तो वहां खड़े सिपाही एक तरफ हट गए। बाहर से वो 2 मंजिला मकान साधारण सा ही लग रहा था, लेकिन अंदर जाकर देखा तो काफी विशाल दिखाई दिया। बरामदे के बाहर सीढ़ियों के किनारे फूलों के गमले, अंदर गैलरी में पीतल के सजावटी गमलों में ताड़ के पौधे, विशाल सी एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियां। कुल मिलाकर ये सब एक संपन्न परिवार के चिन्ह थे। सेंट्रल हॉल का रास्ता दोनों तरफ की बालकनियों तक जाता था। तीसरा रास्ता सीढ़ियों से बीच के मुख्य कक्ष की तरफ जाता था। हम लोग दाईं तरफ वाले कमरे की तरफ बढ़े, जहां सभी लोग इकट्ठे थे। कमरे के बीचों बीच अपना भारी शरीर लिए विधु बाबू कुर्सी पर बैठे बार बार अपनी सफेद मूंछों को ताव देकर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे थे। नौकर से पूछताछ हो चुकी थी। अब खानसामे की बारी थी। आंखों में आंसू भरे वो विधु बाबू के हर एक सवाल पर डर से उछलकर कांपने लगता था। कुछ सिपाही खानसामे के पीछे खड़े हुए थे। हमें देखकर विधु बाबू के चेहरे पर हल्की नाराजगी का भाव दिखाई दिया। तो आ गए आप लोग, बैठिए। वैसे यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, साधारण सा मर्डर है। कोई उलझन नहीं है। साफ पता चल रहा है कि मर्डर किसने किया है और वारंट भी जारी हो चुका है। लेकिन चीफ का आदेश था कि आपको बुलाया जाए, इसलिए। वो दरअसल क्या है ना कि हमारे डिपार्टमेंट में सवाल जवाब तो किए जाते नहीं। अब आप आ ही गए हैं तो देख लीजिए एक बार। व्योमकेश बड़ी ही विनम्रता से बोला। सर, आपने तो खुद चार्ज लिया हुआ है, तो भला मैं क्या नया देख पाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि कमिश्नर साहब ने खुद आदेश दिया है, तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि यहाँ रहकर आपकी थोड़ी सहायता कर दूँ, वो भी अगर आपकी अनुमति हो तो। लेकिन हुआ क्या है वैसे? मर्डर किसका हुआ है? खुशामद पहाड़ को भी पिघला सकती है। विधु बाबू के चेहरे से भी रूखापन थोड़ा कम हो गया। वे बोले, इस घर के मालिक हैं कराली बाबू। उनकी हत्या रात को सोते समय कर दी गई। हत्या का तरीका थोड़ा विचित्र है, इसीलिए कमिश्नर परेशान थे। लेकिन असल में ये केस बहुत ही आसान है। कराली बाबू का एक भतीजा है, मोतीलाल। उसी ने की है ये करतूत और तभी से वो फरार भी है। व्योमकेश ने बड़े ही विनय के भाव से कहा। दरअसल क्या है विधु बाबू, मेरे जैसा सीमित बुद्धि वाला आदमी इन गूढ़ बातों को तभी समझ सकता है जब उसे पूरे विस्तार से समझाया जाए। क्या आप शुरू से आखिर तक सारी बात एक बार बताने की कृपा करेंगे? अब विधु बाबू थोड़ी और शान से मुस्कुराए और बोले, जरा रुको, पहले मैं इससे पूछताछ पूरी कर लूं, फिर सारी घटना तुम्हें बताऊंगा। खानसामा अब भी वहां खड़ा कांप रहा था। विधु बाबू उसे हड़काते हुए बोले, सावधानी से जो भी कहना सोच समझ कर कहना। एक गलती हुई नहीं कि ये हथकड़ी देख लेना, बस समझ गए? जी सर। कल रात जब तुमने मोतीलाल को घर से बाहर जाते देखा तो उस समय क्या बजा था? मैं घड़ी नहीं देख पाया सर, लेकिन उस समय शायद 1 या 2 कुछ बजा होगा। एक बात बोलो, 1 बजा था या 2 बजे थे? सर, उस समय रात के करीब 12 या 1 बज रहा था। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती?
अच्छी तरह से सोचकर क्यों नहीं बोलते? एक बार पक्का सोचो और फिर बोलो। क्या आधी रात थी? 1 बजा था, 2 बजे थे या 12 बजे थे? सर, आधी रात हुई थी, 12 बजे थे। पास बैठे सिपाही ने उत्तर कागज पर नोट कर लिया। वो चोरों की तरह बिना आवाज किए भागा था, है ना? जी हाँ सर। बात यह है कि अक्सर रातों को वो बाहर ही रहते हैं। फालतू बातें मत करो। जितना पूछता हूं उतने का ही जवाब दो। क्या तुमने मोतीलाल को नीचे आते देखा था? नहीं सर, मैंने उनको घर से बाहर जाते देखा था। तुमने उनको सीढ़ी से नीचे आते नहीं देखा था? कहाँ थे तुम उस टाइम? मैं। अबे बोलता क्यों नहीं? कहाँ था उस टाइम? माय बाप, सरकार, घर के सामने जो चाल है उसमें मेरे गांव के साथी रहते हैं। रात को काम पूरा होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम उस टाइम अपने दोस्तों के साथ गांजे के दम भर रहे थे, है ना? जी माय बाप। तो इसका मतलब घर का मेन गेट खुला पड़ा था। क्यों? जी सर। तो अपने अड्डे से तुम देख सकते थे कि घर में कौन घुस रहा है और कौन बाहर जा रहा है? जी हाँ सर, घर से कोई और बाहर नहीं निकला था सर। अच्छा ये बताओ, जब तुम लौटे तो क्या समय था? सर, मोती बाबू के जाने के आधे घंटे बाद मैं वापस आ गया था। तब तक सुकुमार बाबू लौट आए थे। सुकुमार? वो कहाँ से लौटे थे? ये तो मुझे नहीं पता सर। कितने बजे लौटे थे? जी, मोती बाबू के जाने के 20-25 मिनट बाद। विधु बाबू की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, तुम अब जा सकते हो। हमें जरूरत हुई तो तुम्हें फिर बुलाएंगे। खान सामे ने झुककर सलाम किया और खुशी खुशी वहां से नदारद हो गया। विधु बाबू ने सारे पुलिस अधिकारियों से कमरा खाली करने को कह दिया। अब वहां केवल व्योमकेश और मैं ही रह गए। उन्होंने हमें घूरते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, इस आदमी ने कैसे सब कुछ उगल दिया। सब कुछ हो जाता है, सिर्फ आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। चलिए। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूरी कहानी खोलकर नहीं बता देता तब तक आपकी समझ में तो आने से रही। मैंने सब लोगों से पूछताछ करके सारी बातों का पता चला लिया है। ध्यान से सुनिए। घर के मालिक का नाम था कराली बाबू। वो विधुर थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। उनके पास काफी मात्रा में संपत्ति थी। 4-5 मकान कलकत्ते में और बैंक में लाखों रुपए कैश। अब उनका अपना परिवार तो था नहीं, लेकिन उनके संरक्षण में 5 लोग पल रहे थे। इन 5 में से 3 तो उनके भतीजे थे, मोतीलाल, माखनलाल और फणिभूषण, और 2 उनकी स्वर्गवासी पत्नी के भांजा भांजी थे, सत्यवती और सुकुमार। ये 5 लोग इसी घर में रहते थे। उनका दुनिया में और कोई नहीं था। कराली बाबू काफी क्रोधी स्वभाव के आदमी थे। उनको गठिया की शिकायत थी। इसके अलावा भी कई दूसरी बीमारियां लग गई थीं। इसीलिए वो अपने कमरे से ज्यादा बाहर नहीं जाते थे। पूरा घर उनसे किसी दैत्य की तरह से डरता था। वो बहुत ही सनकी आदमी थे और अपनी सनक में अपनी वसीयत को बदलते रहते थे। आज एक के नाम की, नाराज हुए तो कल दूसरे के नाम कर दी। इस प्रकार अब तक 3 वसीयतें बना चुके थे, जो अब उनके लॉकर से मिली हैं। पहली वसीयत में उन्होंने माखन को अपनी सारी जायदाद का वारिस बना दिया था, दूसरी में मोतीलाल को, और तीसरी और आखिरी वसीयत में सब कुछ सुकुमार के नाम कर दिया था। ये तीसरी वसीयत परसों लिखी गई है और अब सारी संपत्ति का मालिक सुकुमार है। हर बार कोई ना कोई उनकी नाराजगी का शिकार हो जाता था और कराली बाबू उसका नाम काट देते थे। इसी बारे में कल दोपहर कराली बाबू और मोतीलाल के बीच झड़प भी हुई थी। मोतीलाल स्वभाव से झगड़ालू है और ये जानकर कि वसीयत से उसको बेदखल कर दिया गया है, वो कराली बाबू के मुंह पर ही गाली गलौज कर आया था। इसके बाद आधी रात के करीब वो चुपचाप घर से बाहर चला गया। नौकर और खानसामा दोनों ने उसको घर से बाहर जाते देखा और आज सुबह कराली बाबू मरे हुए पाए गए। पहले तो कोई नहीं जान पाया कि उनकी मौत कैसे हुई। मैंने आकर पता लगा लिया। उनकी मौत एक सुई से की गई है, जिसको गले और रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा के बीच में घोंपा गया है। इतना कहकर विधु बाबू एक पल के लिए रुके और व्योमकेश ने कहा, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। रीढ़ की हड्डी और गले के बीच में सुई घोंप कर हत्या। ये तो इंग्लिश नॉवल ब्राइड ऑफ लेमरमूर जैसा है। अच्छा, आपने तो पहले ही मोतीलाल के नाम वारंट जारी कर दिया है। क्या वो कहीं नौकरी वोकरी करता है? उसके बारे में क्या कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, वो कुछ नहीं करता। 8वीं तक पढ़ा, उसके बाद आवारागर्दी करता रहा। अपने काका के दम पर ही जिंदा है और बाजारू घटिया जीवन जीता है। और माखनलाल? व्योमकेश ने पूछा। ये महाशय भी वैसे ही हैं, लेकिन उतने घटिया नहीं हैं। गांजा सुल्फा पीता है, लेकिन पक्का गंजेड़ी नहीं बना है अभी तक। और फणिभूषण? वो महाशय तो लंगड़ दीन है। वो कहावत है ना, लंगड़ा और अंधा
क्या गुल नहीं खिला सकते, लेकिन ये ठीक ठाक है। लंगड़ा होने के कारण वो घर से बाहर नहीं जा सकता। तीनों भाइयों में वही एक है जिसमें थोड़े इंसानी गुण दिखाई देते हैं। और ये सुकुमार, ये कौन है? सुकुमार एक अच्छा लड़का है, मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। उसकी बहन सत्यवती भी कॉलेज जाती है। ये दोनों ही वृद्ध महाशय की देखभाल करते थे। मेरे ख्याल से इनमें से किसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई है ना? जी हाँ, सही है, लड़की की भी नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए सर, एक बार घर का मुआयना कर लिया जाए। मेरे ख्याल से अभी लाश को हटाया नहीं गया है। जी नहीं, अभी तो नहीं, कहकर विधु बाबू बड़ी ही अनिच्छा से उठे और आगे आगे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों के ठीक नीचे एक कमरा था, जिसे देखकर व्योमकेश ने पूछा, इसमें कौन रहता है? विधु बाबू ने बताया, ये मोतीलाल का कमरा है। अपनी इच्छा से ही वो नीचे के कमरे में रहना पसंद करता है। कराली बाबू बहुत ही डिसिप्लिन वाले आदमी थे। रात में 9 बजे के बाद बाहर रहने के विरोधी थे। उनका कमरा इसके ठीक ऊपर है। अच्छा, और वो वाला कमरा? व्योमकेश ने नीचे के कोने वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसमें माखनलाल रहता है। अच्छा, मोतीलाल को छोड़कर ये सारे लोग शायद घर में ही होंगे? हाँ, और मैंने सबको ये आदेश दे दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। बाहर सिपाही पहरा दे रहे हैं। पहले तल्ले पर सीढ़ियों के ठीक सामने बंद दरवाजे वाले कमरे को दिखाकर विधु बाबू बोले, ये कराली बाबू का सोने का कमरा है। व्योमकेश ने कमरे की दहलीज पर झुकते हुए पूछा, ये कैसे निशान है? विधु बाबू ने भी झुककर नीचे देखा, फिर उठते हुए बेफिक्रे से बोले, चाय के निशान हैं। सत्यवती रोजाना सुबह कराली बाबू को चाय लेकर जगाने आती थी। आज सुबह जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने देखा कि उनकी मौत हो गई है। उसी समय शायद हड़कंप में कुछ चाय जमीन पर बिखर गई थी। ओह, तो वो पहले इंसान थी जिसे मौत के बारे में पता चला। जी हाँ। कमरा बंद था। विधु बाबू ने ताला खोला और हम लोग अंदर चले गए। ये मध्यम आकार का एक कमरा था। सामान कम था, लेकिन करीने से लगा हुआ था। एक मिर्जापुरी कालीन बिछा हुआ था। कमरे के बीच में रखी मेज पर हाथ से काढ़ा गया मेजपोश बिछा था। कोने में हैंगर पर तह किया हुआ धोती कुर्ता लटका था। नीचे पॉलिश से चमकते जूतों की कतार लगी हुई थी। बाईं तरफ पलंग था, जिसमें सफेद चादर से ढकी लाश रखी थी। पलंग के पास एक स्टैंड पर दवाओं की बोतल और दवा नापने वाले कप कतार में रखे थे। पलंग के सिरहाने एक छोटी मेज पर पानी का जग और उल्टा गिलास रखा था। कमरे को देखकर साफ लगता था कि उसका स्वामी अपने कमरे को एकदम स्वच्छ और टिप टॉप रखना पसंद करता था। तिपाई पर चाय का एक प्याला रखा था। व्योमकेश ने एक पल उस कप का मुआयना किया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, जैसे अपने आप से ही बातें कर रहा हो। आधी चाय कप से गिरकर प्लेट में ही है। कप आधा भरा है, फिर नीचे कैसे गिरी? विधु बाबू ने उसका बड़बड़ाना सुनकर एक गहरा निराशा भरा श्वास छोड़ा और बोले, अरे भाई, यही तो मैंने बताया था, वो लड़की। हाँ, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन क्यों? विधु बाबू ने इस बेकार से सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। मुंह बिचकाकर वो दूसरी तरफ खिड़की के बाहर देखने लगे। व्योमकेश ने बड़ी ही सावधानी से चाय के कप को उठाया। चाय के ऊपर सफेद परत जम गई थी। उसने पास में रखी चम्मच से चाय को हिलाकर उसका एक घूंट लिया, मुंह पोंछा और पलंग के पास पहुंच गया। लाश को तो अभी किसी ने छुआ नहीं होगा ना? जैसी पाई गई थी वैसी ही है ना? उसने सवाल किया। हाँ, केवल चादर को सिर तक ढक दिया गया है और मैंने वो सुई निकाल ली है। इसके अलावा और किसी ने नहीं छुआ है। व्योमकेश ने धीरे से चादर को नीचे खींचा। एक दुबली पतली वृद्ध काया करवट से लेटी हुई थी। लगा जैसे वो अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके सफ़ेद बालों के नीचे माथे की त्वचा पर लाइनें और झुर्रियां थीं। उसके अलावा चेहरे पर किसी भी दर्द का भाव नहीं था। व्योमकेश ने शरीर को हिलाए डुलाए बिना बारीकी से जांचा। उसने पीछे गर्दन के ऊपर बालों को उठाकर देखा। सावधानी से नाक के पास कुछ देखने के बाद उसने विधु बाबू को बुलाया और बोला, देखिए सर, मुझे यकीन है कि आपने पूरे शरीर का अच्छी तरह से मुआयना कर लिया होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान 2 बातों पर लाना चाहता हूँ। गर्दन में सुई घोंपने के 3 निशान हैं। विधु बाबू ने पहले उनको नहीं देखा था, अब उन्होंने देखा और बोले, हाँ, तो इसमें खास बात क्या है? वर्टेब्रा और मेडुला के जोड़ को ढूंढने में हो सकता है हत्यारे को 3 बार कोशिश करनी पड़ी हो। अच्छा, क्या आपने इनकी नाक देखी है? नाक? नाक में क्या देखूं? एक बार देखिए तो सही। विधु बाबू ने झुककर देखा। नाक के छेदों के इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे निशान थे, जैसे सर्दियों में त्वचा के फटने से हो जाते हैं। विधु बाबू ने बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा, हाँ, तो इसमें क्या है? हो सकता है उनको सर्दी जुकाम हुआ हो। ऐसी हालत में बार बार नाक पहुंचने से ऐसे निशान बन जाते हैं।
लेकिन इससे केस का क्या मतलब निकल रहा है? जरा ये समझाने का कष्ट करोगे? नहीं नहीं, छोड़िए, कुछ नहीं। चलिए हम लोग बगल के कमरे में चलते हैं। ये शायद कराली बाबू का काम करने का कमरा था जिसमें वो अधिकतर समय बिताते थे। कमरे में मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर और बुक शेल्फ थे। मेज पर एक लॉकर लगा था, जिसकी तरफ इशारा करके विधु बाबू ने कहा, उनकी सारी वसीयतें यहाँ से मिली हैं। व्योमकेश ने पूरे कमरे का मुआयना किया। लॉकर में और कोई कागज नहीं मिला। कमरे की दूसरी तरफ छोटा सा टॉयलेट था। व्योमकेश ने उसमें झांका और फिर वापस आते हुए बोला, अब यहाँ और कुछ नहीं देखना। चलिए हम लोग सुकुमार बाबू के कमरे में चलते हैं। अंतिम वसीयत में वही वारिस है ना? अरे हाँ, क्या मैं एक बार उस सुई को देख सकता हूँ? विधु बाबू ने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसमें से सुई निकाली और उसे 2 उंगलियों में पकड़कर हमें दिखाया। ये साधारण सुई से बड़ी थी, जैसी मोटे धागे की सिलाई में इस्तेमाल होती है। सुई के छेद में धागा अटका हुआ था। व्योमकेश ने आंखें चौड़ी करके उसे देखा और फिर धीरे से बोला, ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है। क्या हैरानी की बात है? ये धागा देखा नहीं आपने? ये काला रेशमी धागा। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सुई है तो उसमें धागा तो हो ही सकता है। व्योमकेश ने एक नज़र विधु बाबू के चेहरे पर डाली और फिर खुद अपनी ही बात को मजाक में उड़ाने लगा। हाँ वाकई, अब इसमें क्या हैरानी की बात है? सुई में धागा नहीं होगा तो और क्या होगा? सुई का और काम भी क्या होता है? ये लीजिए अपनी सुई और चलिए अब सुकुमार बाबू के कमरे में चलते हैं। गलियारे में दाईं तरफ कोने का कमरा सुकुमार बाबू का था। दरवाज़ा बंद था। विधु बाबू ने खटखटाए बिना धक्का देकर उसे खोल दिया। सुकुमार मेज पर कोहनी रखकर बैठा था और अपने हाथों में सिर को पकड़े हुए था। हमारे प्रवेश करते ही वो खड़ा हो गया। एक तरफ पलंग था, दूसरी तरफ मेज, कुर्सी और बुक शेल्फ। ऊंचे डेस्क दीवार से लगे हुए थे। उसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी। देखने में आकर्षक, शरीर गठा हुआ, लेकिन घर में हुई भयानक दुर्घटना के कारण पूरा शरीर जैसे पीला पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे गोले उभर आए थे। हम तीनों को अंदर आते देख उसकी आंखों में डर तैरने लगा। विधु बाबू ने उससे कहा, सुकुमार बाबू, ये व्योमकेश बख्शी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। व्योमकेश उसके मेज के सामने बैठ गया। उसने मेज पर रखी किताब ग्रेज एनाटॉमी को उठाया और उसके पन्ने पलटते हुए बोला, कल आधी रात को आप कहाँ से आए थे सुकुमार बाबू? वो एक बार चौंका, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं रात को फिल्म देखने गया था। कौन से सिनेमा हॉल में? चित्रा। विधु बाबू ने नाराजगी के स्वर में कहा, आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। क्यों नहीं बताया आपने? वो सर, मुझे लगा कि ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसीलिए। ये हम तय करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप चित्रा सिनेमा गए थे? सुकुमार ने खड़े होकर रैक पर टंगे कुर्ते के पॉकेट से गुलाबी रंग की एक चिट निकालकर विधु बाबू की तरफ बढ़ा दी। वो सिनेमा के टिकट का आधा हिस्सा था। विधु बाबू ने उसे ठीक से जांचा और अपनी डायरी खोलकर रख लिया। कुछ और पन्नों को पलटते हुए व्योमकेश ने पूछा, शाम के शो के बजाय 9 बजे वाले शो में जाने का क्या आपके पास कोई खास कारण था? सुकुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, जी नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, कुछ भी नहीं था। निश्चित तौर से ये तो आपको मालूम ही था कि कराली बाबू को रात में किसी का देर से आना पसंद नहीं है। इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप मलिन मुख लिए खड़ा रहा। अच्छा, आपने आखिरी बार कराली बाबू को कब देखा था? व्योमकेश ने अगला सवाल किया। कल शाम करीब 5 बजे। क्या आप उनके कमरे में गए थे? जी हाँ। क्यों? जी, मैं काका से उनकी वसीयत के बारे में कुछ कहने के लिए गया था। उन्होंने अपनी वसीयत में मोतीदा को बेदखल करके सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। इसी बात को लेकर दोपहर में उनके और मोतीदा के बीच झड़प भी हुई थी। मैं काका के पास ये कहने गया था कि मैं नहीं चाहता कि सारी संपत्ति सिर्फ मेरे नाम कर दी जाए, बल्कि हम सबको बराबर हिस्सों में बांट दी जाए। जब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी तो गुस्से में उन्होंने मुझे कमरे से निकल जाने को कहा। और आप निकल आए? जी हाँ। उसके बाद मैं फणी के कमरे में गया। बात करते करते काफ़ी देर हो गई थी। मेरा मन बड़ा ही विचलित हो रहा था, तो सोचा क्यों ना कोई फिल्म देख लूं। फणी ने भी मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया, इसीलिए मैं चुपचाप निकल गया, ये सोचकर कि काका को पता भी नहीं चलेगा। सुकुमार की इस दलील पर विधु बाबू पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन व्योमकेश के चेहरे पर अब भी शिकन मौजूद थी। उसे देखकर विधु बाबू ने थोड़ा उखड़े स्वर में कहा, अरे ओ व्योमकेश बाबू, अपनी मंशा क्यों नहीं बताते? क्या आप सुकुमार पर हत्यारा होने का शक कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग इनकी बहन के कमरे में चलते हैं। ठीक है,
चलिए, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं जानती। मैं उससे बात कर चुका हूँ। और वैसे भी उस बेचारी लड़की को बिना वजह क्या इस सब के बीच में घसीटना जरूरी है? व्योमकेश ने अनमने स्वर में कहा। जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी बस एक बार अगर मैं उससे बात कर लेता तो। लड़की का कमरा गलियारे के दूसरे छोर पर था। विधु बाबू ने दरवाज़ा खटखटाया और आधे मिनट बाद एक 17-18 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। हमें देखकर वो एक तरफ हो गई। थोड़े संकोच के साथ हम कमरे में दाखिल हुए। सुकुमार भी हमारे पीछे था। वो घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ और पलंग पर लेट गया। प्रवेश करते समय मैंने लड़की को देख लिया था। वो कद में ऊंची, दुबली और सांवली सी थी। बार बार रोने से उसकी आंखें सूजी हुई थीं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उसे सुंदर कहा जा सकता था या नहीं। उसके बाल उलझे और तितर बितर थे। शोक में डूबी एक लड़की से यूं पूछताछ करना मेरे लिए भी क्रूरता से कम नहीं था, और इसके लिए मैं मन ही मन व्योमकेश से थोड़ा नाराज भी था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर ऐसा करना जरूरी नहीं होता तो व्योम खुद भी ये काम नहीं करता। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। घर में जब ऐसी दुख भरी घटना घट जाती है तो छोटी मोटी दिक्कतों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बस थोड़े बहुत कुछ नियमित से प्रश्न। आप प्लीज़ बैठ जाइए। लड़की ने व्योमकेश को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और शोक भरी आवाज़ में बोली, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं बैठे बिना ही जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, आप बैठना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। व्योमकेश ने बैठकर एक नज़र कमरे के अंदर डाली। सुकुमार के कमरे की तरह ये भी साधारण रूप से सजा हुआ था। कहीं किसी तरह का कोई आडंबर नहीं था। साधारण सा पलंग, मेज़, कुर्सी और एक बुक शेल्फ, इनके अलावा बस एक दराज वाली ड्रेसिंग टेबल। व्योमकेश ने कमरे की छत में लगे बीमों को देखते हुए कहा, आप ही हैं जो रोज़ाना कराली बाबू को सुबह की चाय पहुंचाती थीं? जी हाँ। तो आज सुबह जब आप चाय लेकर उनके पास गईं, तब आपको उनकी मौत का पता चला? जी। आपको ये बात पहले नहीं पता थी? विधु बाबू बीच में ही बड़बड़ाए, क्या बेकार सवाल कर रहा है ये, बिल्कुल ही व्यर्थ और मूर्खों वाला प्रश्न है। व्योमकेश ने उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सवाल पूछना जारी रखा, क्या कराली बाबू अपने कमरे का दरवाज़ा रात में खुला ही रखते थे? जी हाँ। घर में किसी को भी दरवाज़ा बंद करने की अनुमति नहीं थी। काका भी रात में सोते समय दरवाज़ा खुला ही रखते थे। अच्छा, फिर? विधु बाबू उसकी बात काटकर बीच में ही चिल्लाए, बस बहुत हुआ व्योमकेश, अब चलो यहाँ से। ऐसे फिजूल सवालों से बेचारी लड़की को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। अब व्योमकेश के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने चेहरे से विनम्रता के पर्दे को उतार फेंका। एक घायल शेर की तरह वो विधु बाबू के ऊपर टूट पड़ा। उसने कड़कती लेकिन सधी आवाज में कहा, अगर आप इसी तरह से मेरे काम में बाधा पहुंचाते रहे तो मुझे कमिश्नर से शिकायत करनी पड़ेगी कि आप मेरी जांच पड़ताल में विघ्न डाल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे केस पुलिस के कार्यक्षेत्र में नहीं आते, बल्कि सीआईडी के कार्यक्षेत्र में आते हैं? विधु बाबू एकदम से सन्न रह गए। कुछ देर आग उगलती आंखों से व्योमकेश को घूरते रहे। एक बार कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने ऊपर जब्त कर लिया और गुस्से में पैर पटकते बाहर निकल गए। व्योमकेश ने फिर से सवाल पूछना शुरू किया, आपको कराली बाबू की मौत का पहले पता नहीं लगा? सावधानी से सोचकर मेरी बात का उत्तर दीजिएगा। मैंने सोच लिया है, मुझे पहले पता नहीं चला। चलिए ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि कराली बाबू चाय में कितनी चीनी पीते थे? लड़की बड़ी बड़ी आंखों से ताकती रही, फिर आहिस्ता से बोली, चीनी? काका अपनी चाय में काफ़ी चीनी पीते थे, 3-4 चम्मच चीनी। तो फिर आपने सुबह की चाय में चीनी क्यों नहीं डाली? ये सुनते ही लड़की का चेहरा सूख गया। उसने चारों तरफ डरी निगाहों से देखा, फिर बोली, शायद मैं भूल गई थी, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या कल आप कॉलेज गई थीं? हाँ। व्योमकेश अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, अगर आप सारी बात मुझे बता देंगी तो इसमें हमारा भी फायदा है और आपका भी। सोचिए और जवाब दीजिए, क्या आप मुझे सब कुछ बताने की कृपा करेंगी? लड़की कुछ देर होंठ दबाए खड़ी रही, फिर धीरे से एक एक शब्द नापते हुए बोली, इससे आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। व्योमकेश के मुंह से एक गहरी सांस निकली। बातचीत के दौरान उसकी नज़र मेज़ पर रखी सिलाई की टोकरी पर पड़ी। वो उठकर उसके पास पहुंच गया और बोला, ये मेरे ख्याल से आपकी है। जी हाँ। व्योमकेश ने टोकरी को खोलकर देखा। अंदर एक अधूरे मेज़पोश के साथ रंगीन धागों के गुच्छे पड़े थे।
उसने उन गुच्छों को हाथ में उठाया और मन ही मन बड़बड़ाते हुए गिनने लगा। लाल, नीला, काला, अच्छा काला भी। फिर उसने धागों को टोकरी में रखा, तह किए हुए मेजपोश को खोलकर देखा और फिर लड़की से सवाल किया, सुई कहाँ गई? लड़की तब तक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, सुई? जी हाँ, सुई, जिससे आप सिलाई करती हैं, वो सुई। वो कहाँ गई? लड़की कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। एकाएक वो मुड़ी और पलंग पर बैठे सुकुमार की तरफ दौड़ी। फिर उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। सुकुमार घबरा गया। उसका सिर ऊपर करने की कोशिश करते हुए वो बार बार कहता रहा, सत्या, सत्या। सत्यवती ने सिर ऊपर नहीं उठाया और रोती रही। व्योमकेश उन दोनों के पास जाकर धीरे से बोला, आप जानती हैं, आपने ये सही नहीं किया है। आपको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं। अगर आप मुझे सब कुछ बता देती तो आपको ही फायदा होता। चलो अजीत, अब हम चलते हैं। कमरे से बाहर निकलकर व्योमकेश ने सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ पल के लिए वो खड़ा सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, फनी बाबू के कमरे में चलते हैं। मेरे ख्याल से उनका कमरा उधर है। हम लोग गलियारे में कराली बाबू के कमरे को पार करके कोने वाले कमरे के सामने पहुंचे। व्योमकेश ने दरवाज़ा खटखटाया। एक 21-22 साल के युवक ने दरवाज़ा खोला। आप ही फनी बाबू हैं? जी हाँ, अंदर आ जाइए। उसकी आकृति से ये आभास तो होता था कि उसके शरीर में कहीं दोष है, लेकिन वो कहाँ है ये तुरंत पता नहीं चलता था। उसका शरीर काफ़ी गढ़ा हुआ था, लेकिन मुंह पर कष्ट सहने से पैदा होने वाली सिलवटें साफ दिखाई देती थीं। जैसे ही हम कमरे में घुसे, उसने आगे बढ़कर कुर्सी की तरफ इशारा किया। प्लीज़ बैठिए। उसकी चाल से पता चल गया कि दोष उसके दाएं पैर में है। वो बहुत ही पतला कटे हुए अंग जैसा था, इसलिए चलते हुए उसकी चाल में लोच आता था। मैं पलंग के एक तरफ बैठ गया और व्योमकेश दूसरी तरफ। व्योमकेश को देखकर मुझे लगा जैसे वो उचित शब्दों को ढूंढ रहा हो। फिर उसने कहा, मेरे ख्याल से आप ये तो जान ही गए होंगे कि पुलिस आपके भाई मोतीलाल पर शक कर रही है। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि दादा बेकसूर हैं। वो गुस्सैल और झगड़ालू ज़रूर हैं, लेकिन काका की हत्या नहीं कर सकते। वसीयत से उनके नाम के बेदखल किए जाने के बाद भी ये संस्कार सिर्फ मोतीदा पर ही नहीं, हम सब पर भी लागू होता है। फिर मोतीदा पर ही शक क्यों किया जाए? व्योमकेश ने उसके प्रश्न पर ध्यान न देते हुए कहा, मेरे ख्याल से आपने पुलिस को अपना बयान दे दिया होगा। फिर भी मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फणी थोड़ा असमंजस में दिखाई दिया। आप पुलिस में नहीं हैं, तो मैंने सोचा शायद सीआईडी के होंगे। व्योमकेश ने हंसकर कहा, अरे नहीं, मैं तो केवल सत्य का खोजी हूँ, सत्यान्वेषी। फणी ने सुना तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सत्यान्वेषी यानी व्योमकेश बाबू? तो आप व्योमकेश बख्शी हैं? जी हाँ। अब मुझे ये बताइए कि कराली बाबू के संबंध सब लोगों से कैसे थे? दूसरे शब्दों में, किसको वो पसंद करते थे और किसे नापसंद? क्या आप मुझे ये सब विस्तार में बताएंगे? फणी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, देखिए, मैं एक लंगड़ा आदमी हूँ। भगवान का शाप है मेरे ऊपर, इसलिए मैं इन सब लोगों से ज़्यादा मेल मुलाकात नहीं रख पाता। मैं और मेरी ये किताबें मेरे अब तक के जीवन में मेरी साथी रही हैं, इसीलिए मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा कि काका की हम लोगों में से किसके ऊपर कृपा थी और किसके ऊपर नाराज़गी। काका को समझना आसान नहीं था और ना ही वो अपनी मंशा किसी पर जाहिर किया करते थे, लेकिन उनकी बातों और बर्ताव से मैं इतना समझ पाया हूँ कि वो सत्यवती की परवाह सबसे अधिक करते थे। और आपकी? मेरी? हो सकता है मैं लंगड़ा हूँ इसलिए उनके मन के भीतर कहीं मेरे लिए दया का भाव हो, लेकिन इससे ज़्यादा मैं उनकी आत्मा का अनादर नहीं करना चाहता, खास करके ऐसे व्यक्ति का जिसने अगर हम सबको शरण ना दी होती तो हम लोग अब तक भूखों मर गए होते। लेकिन ये बात भी सही है कि वो नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है। व्योमकेश ने कहा, शायद आपको मालूम हो कि उन्होंने अपनी वसीयत में सारी संपत्ति सुकुमार के नाम की है। जी हाँ, मैंने सुना है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए कि हम सब में सुकुमार ही सबसे योग्य व्यक्ति है। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि काका के दिल में क्या था। वो मिनट मिनट में आवेश में आ जाने वाले व्यक्ति थे। जरा सी बात पर बिगड़ जाते और टाइपराइटर पर टप टप करके अपनी वसीयत बदल देते थे। शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसके नाम इन्होंने कभी ना कभी वसीयत ना की हो।
व्योमकेश ने कहा, लेकिन क्योंकि अंतिम वसीयत सुकुमार के नाम है, इसलिए संपत्ति तो अब उसे ही मिलेगी। अच्छा, मुझे कानून की इतनी जानकारी नहीं है, फणी ने कहा। कानून तो यही कहता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे? आपने इसके बारे में सोचा है? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकता। अगर सुकुमार मुझे शरण देता है तो उसके पास रहूँगा, या फिर मेरा अंत सड़कों पर भीख मांगते हुए होगा। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया। व्योमकेश ने उसकी हालत पर ध्यान दिए बिना कहा, सुकुमार बाबू कल आधी रात को लौटे थे। फणी ने चौंक कर कहा, आधी रात? अरे हाँ, वो कल रात सिनेमा देखने गया था। अच्छा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं फणी बाबू कि कराली बाबू की हत्या कब हुई? क्या आपको कोई आवाज़ या कुछ और सुनाई दिया था? जी कुछ नहीं। शायद सुबह तड़के? नहीं, उनकी हत्या आधी रात को हुई है, व्योमकेश ने कहा। फिर अचानक उसने अपनी घड़ी देखी और बोला, ओह 2:30 बज गए, अब काफ़ी हो गया। चलो अजीत, मुझे बहुत भूख लगी है। हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, नमस्कार। ठीक उसी समय नीचे शोरगुल सुनाई दिया। एक व्यक्ति हाँफता हुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा और बोला, ए फनी, पुलिस मोतीदा को पकड़ लाई है। तभी उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी और वो रुक गया। व्योमकेश ने उससे पूछा, क्या आप माखन बाबू हैं? माखन डर से पीला पड़ गया और मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा कहते हुए तेजी से बाहर निकल गया। हम लोगों ने नीचे आकर देखा। ड्राइंग रूम में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी। विधु बाबू वहाँ नहीं थे। उनकी जगह लोकल चौकी का इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक आदमी को पकड़े खड़े थे, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो चिल्ला रहा था, काका की हत्या हो गई? देखिए सर, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी की भी कसम खा सकता हूँ। मैं एक पागल शराबी हूँ और मैंने सारी रात दलीम के यहाँ गुजारी है। वो गवाही दे देगी। इंस्पेक्टर अपना काम जानता था। वो आराम से बैठा हुआ था। उसने जब हमें आते देखा तो बोला, ये मोतीलाल हैं व्योमकेश बाबू, विधु बाबू के मुजरिम। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कहाँ पकड़ा इनको? व्योमकेश ने पूछा। जिस सब इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ा था वो बोला, बदनाम इलाके में एक वेश्या के कोठे से। मोतीलाल ने फिर से अपनी फरियाद शुरू कर दी, अरे मैं तो दलीम के कोठे पर था, कौन बेहुदा कहता है? व्योमकेश ने हाथ के इशारे से उसे बीच में ही चुप किया और बोला, आप तो रोजाना तड़के सुबह लौटा करते हैं, फिर आज क्या हो गया? मोतीलाल ने खूंखार लाल आंखों से चारों तरफ देखा और बोला, क्या हो गया क्या? मैं नशे में मदहोश था। मैंने रात में विस्की की 2 बोतलें खाली कर दी थी, इसलिए नहीं उठ पाया सुबह। व्योमकेश ने इंस्पेक्टर को देखकर सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर बोला, इसे ले जाओ और बंद कर दो। जैसे ही सिपाही मोतीलाल को ले जाने लगे, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। विधु बाबू कहाँ हैं? व्योमकेश ने इंस्पेक्टर से पूछा। वो तो करीब घंटा भर पहले चले गए और बोलकर गए हैं कि शाम को 4 बजे आएंगे। तो ठीक है, हम लोग भी चलते हैं। हम लोग कल सुबह आएंगे। और हाँ, ज़रा ये तो बताइए कि क्या सारे कमरों की तलाशी हो गई है? कराली बाबू और मोती बाबू के कमरों की तलाशी हो चुकी है सर। विधु बाबू ने और किसी कमरे की तलाशी लेना ज़रूरी नहीं समझा। क्या मोतीलाल के कमरे से कुछ निकला इंस्पेक्टर? जी नहीं, कुछ नहीं। मैं वसीयत को नहीं पढ़ पाया हूँ अभी तक। मेरे ख्याल से विधु बाबू ने उनको सील कर दिया है। खैर, कल तक देख लूँगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। इस बीच कोई नई घटना हो तो हमें खबर कर देना। फिर हम लोग घर वापस आ गए। रात में व्योमकेश ने कराली बाबू के घर का एक नक्शा बनाया और उसे मुझे दिखाने लगा। ये देखो अजीत, कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे मोतीलाल का कमरा है। माखन उसके बगल वाले कमरे में रहता है। फणी के कमरे के नीचे ड्राइंग रूम है, जिसमें पुलिस ने अपनी दुकान लगाई हुई है। सत्यवती का कमरा रसोई घर के ऊपर है और खान सामा सुकुमार के कमरे के नीचे सोता है। लेकिन इस नक्शे से क्या हासिल होगा हमें? मैंने पूछा। कुछ नहीं, इतना कहकर व्योमकेश नक्शे के अध्ययन में लग गया। मैंने फिर से सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है व्योम, मोतीलाल ने हत्या नहीं की है? यही सोच रहे हो ना तुम? उसने हत्या नहीं की, ये बात तो पक्के तौर पर निश्चित है। तो फिर कौन होगा वो? ये कहना अभी मुश्किल है। अगर मोतीलाल को अलग कर दिया जाए तो बाकी बचते हैं फणी, माखन, सुकुमार और सत्यवती। इनमें से कोई भी हो सकता है। इन सब का उद्देश्य एक ही है। मैंने हैरानी से कहा, सत्यवती भी? लेकिन वो तो स्त्री है। क्यों भाई? ये किसने कहा?
कि स्त्री कोई अपराध नहीं कर सकती? अगर कोई औरत किसी को प्यार करती हो तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसमें उसका अपना क्या फायदा है? वसीयत तो उसके भाई को मिलने वाली थी। तुम अब तक समझे नहीं अजीत। जब कोई आदमी किसी भी पल अपनी वसीयत बदलता रहता हो तो अगर उसे ही हटा दिया जाए तो फिर उसके बाद वसीयत बदलने का सवाल ही खत्म हो जाता है। मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा। मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, तो अब तुम्हें ये लग रहा है कि सत्यवती ने ये सब? मैंने ये तो नहीं कहा अजीत। हो सकता है वो सुकुमार हो, ये भी हो सकता है कि कोई बाहरी आदमी हो, लेकिन इतना मैं तुम्हें बता देता हूं कि सत्यवती कोई साधारण औरत नहीं है। अच्छा, लाश को देखने के बाद तुम्हारा क्या विचार बना व्योमकेश? मेरा मत ये है अजीत कि कराली बाबू की हत्या से पहले हत्यारे ने उनको क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया है। ये तुमने कैसे जाना? हत्यारे ने गले में 3 बार छेद किया। अगर क्लोरोफॉर्म ना दिया गया होता तो कराली बाबू पहले प्रयास में ही नींद से जाग गए होते। तुमको याद है वो जो नाक पर निशान मैंने दिखाए थे, वो क्लोरोफॉर्म देने से बने हैं। और सुई से 3 बार छेद करने का क्या रहस्य है? उसका मतलब ये है कि हत्यारा पहले दोनों छेदों में सही जगह को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हत्यारा सुई को यूं ही गड़ा हुआ क्यों छोड़ गया। काम हो जाने पर अगर उसे हटा दिया जाता तो वो सबूत भी हट जाता। तो फिर उसने उसे वहां क्यों छोड़ा? अरे, हो सकता है जल्दी में निकालना ही भूल गया हो। और तुम्हें ये कैसे पता चला व्योमकेश कि हत्या आधी रात को हुई है? ये मेरा सिर्फ अनुमान है। लेकिन अगर सत्यवती ने कभी सच बोला तो तुम पाओगे कि मेरी बात एकदम सही है। डॉक्टर की रिपोर्ट भी मेरी बात को सच साबित करेगी। अगर तुमने ध्यान किया हो अजीत, तो सुकुमार की मेज पर जो किताब रखी थी उसका नाम था ग्रेज एनाटॉमी। पूरी किताब में केवल एक ही पेज पर कुछ लाइनों के नीचे लाल पेंसिल से निशान लगाया गया था। ओह अच्छा, क्या थी वो लाइनें? मैंने पूछा। वो लाइनें थीं, अगर मेडुला और पहली वर्टेब्रा के जोड़ के जगह पर सुई घोंपी जाए तो तत्काल मौत हो जाती है। मैं जोश में करीब करीब उछल ही पड़ा। तब तो ये सिद्ध हो गया कि सुकुमार ही खूनी है। इतनी जल्दी मत करो अजीत। एक विचित्र बात यह है कि मुझे सुकुमार की मेज पर कहीं भी लाल पेंसिल नहीं मिली, इसलिए किसी भी नतीजे पर ऐसे पहुंचना ठीक नहीं होगा। उसके बाद वो अचानक खामोश सा हो गया और गहरी सोच में डूब गया। फिर रात तक हमारे बीच इस बारे में कोई बात नहीं हुई। रात को सोते समय उसने मुझसे पूछा, तुम तो एक लेखक हो अजीत, क्या तुम बता सकते हो कि अंग्रेजी शब्द थिम्बल का ओरिजिन क्या है? मतलब वो शब्द कहाँ से और कैसे बना होगा? मैंने हैरानी से सवाल किया। थिम्बल, तुम्हारा मतलब वो होल्डर जो दर्जी लोग सिलाई के समय अपनी उंगली में पहन लेते हैं? हाँ हाँ, वही। मैंने काफी देर सोचा, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब नहीं सूझा। फिर मैंने यूं ही अनुमान लगाते हुए कहा कि शायद इसका संबंध थंब यानी अंगूठे से हो, और ये अंगूठे की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, तो हो सकता है कि वो थंब और हम्बल शब्दों का मिश्रण हो। 2 तरह की बात मत करो अजीत, मुझे एक सीधा जवाब चाहिए। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि मेरे पास कोई सीधा जवाब नहीं है। उसके बाद व्योमकेश कुछ नहीं बोला। भाषा की जटिलता पर सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे याद नहीं। दूसरे दिन उठते ही मैंने देखा व्योमकेश सुबह ही निकल गया था। मुझे उसका अकेले चला जाना थोड़ा अखरा। फिर भी मैंने सोचा, शायद मुझे ना ले जाने का उसके पास कोई जायज़ कारण रहा होगा। हो सकता है इससे उसकी जांच पड़ताल में कोई बाधा आती हो। 11 बजे के करीब वो वापस आया। उसने कमीज उतार दी और पंखे के नीचे बैठकर सिगरेट सुलगा ली। क्या रहा? मैंने पूछा। मैंने सारी वसीयतें पढ़ ली हैं अजीत। उन सभी पर नौकर और खानसामे की गवाही मौजूद है। दोनों के साइन हैं। मैंने उनको सारे कमरों की तलाशी लेने के लिए भी कह दिया है। लेकिन विधु बाबू ने तो जो भी मैं बोलूं उससे ठीक उल्टा काम करने की कसम खा ली है। आखिर में तो उनसे काम करवाने के लिए मुझे ये कहना पड़ा कि अगर उन्होंने तलाशी नहीं ली तो मुझे कमिश्नर साहब से शिकायत करनी पड़ेगी। कोई और खास बात? मैंने पूछा। और क्या होगा, वो अब भी मोतीलाल के पीछे पड़े हैं। और कमाल की बात यह है अजीत कि वो लड़की बहुत ही मजबूत है। जिस तरह से उसने अपने होठों को सिल लिया है, बोलने का नाम ही नहीं ले रही। और वही इन सारे रहस्यों की चाबी भी है। खैर, जो भी हो देखा जाएगा। अगर विधु बाबू सारे कमरों की अच्छे से तलाशी करवाते हैं
तो कहीं से कुछ भी निकल सकता है। पूरी दोपहर व्योमकेश आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटा रहा। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। 3:30 बजे दूसरे कमरे में फोन की घंटी बजी। व्योमकेश ने फुर्ती से जाकर फोन उठाया। जी, कौन साहब? ओह, इंस्पेक्टर, कुछ मिला? सुकुमार बाबू के कमरे की तलाशी हो गई? वाह वाह, तो विधु बाबू ने अंत में। अच्छा, कमरे में मिला क्या? क्या? सुकुमार बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया? और भी कुछ मिला? क्लोरोफॉर्म की बोतल, शेल्फ की पुस्तकों के पीछे, और वसीयत में फणी बाबू। हाँ, सही है। परम्यूटेशन के सिद्धांत के अनुसार अब उनकी बारी है। क्या उनकी बहन को भी गिरफ्तार किया गया है? नहीं। चलो ठीक है। क्या कमरे में और कुछ, जैसे लाल पेंसिल? नहीं मिली। आश्चर्य है। सिलाई की कोई और चीज? तो क्या विधु बाबू हैं वहां? मोतीलाल को छोड़ने गए हैं। चलो, आखिर अकल तो आई। सुकुमार के कमरे के अलावा और किसी कमरे की तलाशी नहीं? ऐसा क्यों? विधु बाबू ने जरूरी नहीं समझा? विधु बाबू क्या जरूरी समझते हैं? मेरी जरूरत ही क्या है? मैं नई वसीयत देखना चाह रहा था। अच्छा, वो उसे अपने साथ ले गए हैं। तो ठीक है, कल सुबह ठीक रहेगा, जब तक लाल पेंसिल और सिलाई का सामान नहीं मिल जाता। 1 मिनट, क्या कहा आपने? सुकुमार के खिलाफ ठोस सबूत मिला है। एक बार दोहरा सकते हैं? क्या डॉक्टर की रिपोर्ट आई है? क्या है रिपोर्ट में? मृत्यु का समय क्या पाया गया? खाने के करीब 3 घंटे बाद, लगभग आधी रात में। अच्छा, तो ठीक है, मैं कल सुबह आता हूँ। रिसीवर रखकर व्योमकेश वापस आकर बैठ गया। वो अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। मैंने प्रश्न किया, तो वाकई में वो सुकुमार ही निकला? तुम शुरू से ही उस पर शक कर रहे थे, है ना? व्योमकेश ने जवाब दिया, जितने भी सबूत मिले हैं वो सारे के सारे सुकुमार को हत्यारा करार देते हैं। जिस तरह से कराली बाबू की हत्या की गई है, वो तरीका भी साफ साफ यही कहता है कि ये किसी मेडिकल के ही आदमी का काम है। जो लोग इंसानी शरीर की एनाटॉमी नहीं जानते, वो ये काम कर ही नहीं सकते। फिर वो सुई भी जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ, वो भी उसकी बहन की सिलाई के बक्से से ही निकाली गई थी। यहाँ तक कि धागा भी वही था। सुकुमार रात में आया और कराली बाबू की मौत का समय भी वही है। उसके कमरे की तलाशी में क्लोरोफॉर्म की बोतल और टाइप की हुई नई वसीयत मिली है। यही वो नई वसीयत है जिसमें कराली बाबू ने सुकुमार को संपत्ति से बेदखल करके फणी बाबू को सारी संपत्ति का हकदार घोषित किया था। सुकुमार ने खुद स्वीकार किया है कि उसको लेकर उस शाम उसकी कराली बाबू से नोकझोंक हुई थी। इसीलिए उसे शक हुआ होगा कि शायद कराली बाबू अपनी वसीयत को फिर से ना बदल दें। हत्या का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। चलो, फिर तो तय हो गया कि हत्यारा सुकुमार ही है, मैंने कहा। इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है अजीत। वैसे एक बात बताओ तो, तुम क्या समझते हो सुकुमार को? क्या वो मूर्ख है? नहीं तो, वो तो काफी अक्लमंद दिखाई देता है, मैंने कहा। व्योमकेश ने कुछ सोचते हुए कहा, यही तो मैं भी गच्चा खा गया। एक अक्लमंद आदमी इतनी बेवकूफ़ी क्यों करेगा भला? इतना कहकर वो अचानक चौंक कर उठ बैठा। तभी दरवाजे के बाहर पैरों की आहट सुनाई दी। व्योमकेश ने ऊंची आवाज में कहा, कौन है? कृपया अंदर आइए। पहले तो कोई उत्तर नहीं मिला। फिर धीरे से दरवाज़ा खुला और हमने पाया कि वहाँ सत्यवती खड़ी थी। उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर वो चुप खड़ी रही, फिर अचानक जोर जोर से रोने लगी और रुंधी आवाज में बोली, व्योमकेश बाबू, मेहरबानी कीजिए, कृपा करके मेरे भाई को बचा लीजिए। उसके यूं अचानक आने से मैं सकते में आ गया था, लेकिन व्योमकेश खड़ा होकर उसकी ओर बढ़ा। शायद सिर चकराने की वजह से उसने अपने हाथों को अंधे की तरह आगे किया। व्योमकेश ने तेजी से उसके हाथों को पकड़ा और उसे कुर्सी तक ले आया। उसके इशारे पर मैंने पंखा चला दिया। पहले कुछ मिनट वो साड़ी से मुंह दबाए आंसू बहाती रही। हमने भी उसे शांति से संभलने का काफी समय दिया। हमारे इस उठापटक वाले जीवन में ऐसी ये पहली घटना थी। मैंने सत्यवती को एक ही बार देखा था। उस समय मुझे वो आम शिक्षित बंगाली लड़कियों से कतई अलग नहीं लगी थी। ऐसी स्थिति में, इस संकट की घड़ी में अपने सारे संकोचों को छोड़कर उसका सीधा हमारे पास आना न केवल कल्पना से परे था, बल्कि एक बहुत ही असाधारण घटना भी थी। संकट की घड़ी में अधिकतर बंगाली लड़कियां काठ की गुड़िया बन जाती हैं, लेकिन इस दुबली पतली सांवली लड़की ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। उसके पैरों की धूल से सुनहरी चप्पलों से लेकर
उसके उलझे बालों के नीचे गुथी चोटियों तक उसके सारे शरीर में एक आभासी झलक रही थी। कुछ देर बाद उसने आंखें पोंछी और सिर उठाकर बोली, व्योमकेश बाबू, दया करके मेरे भाई को बचा लीजिए। वो एकदम बेकसूर है, वो कुछ नहीं जानता, उसने कोई अपराध नहीं किया है। व्योमकेश ने कहा, लेकिन सबूत जितने भी मिले हैं वो उसके खिलाफ हैं। वो सब झूठे हैं व्योमकेश बाबू। मेरे दादा धन के लिए किसी की हत्या कर ही नहीं सकते। आप शायद नहीं जानते कि वो कैसे व्यक्ति हैं। हम दोनों ही भाई बहन काका की संपत्ति नहीं चाहते। हमें इस संकट से बचा लीजिए प्लीज। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। देखिए, अगर आपका भाई वाकई बेकसूर है तो मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो सचमुच बेकसूर है। क्या आप अभी तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पाए हैं? मैं अपने सम्मान की कसम खा सकती हूँ, दादा ये सब नहीं कर सकते। वो तो एक मक्खी तक को नहीं मार सकते। एकाएक उसने नीचे झुककर व्योम के पैर पकड़ लिए। व्योम तेजी से उठकर एक तरफ हो गया। ये आप क्या कर रही हैं? मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। पहले आप वायदा कीजिए कि आप दादा को छुड़वा देंगे। व्योमकेश ने सख्ती से उसे पकड़ा और कुर्सी पर बैठा दिया। फिर उसके सामने बैठकर स्पष्ट शब्दों में कहना शुरू किया, आप एक बात पर बिल्कुल गलत हैं। मैं वो आदमी नहीं हूं जो सुकुमार को छोड़ या पकड़ सकूं। ये काम पुलिस का है। मैं ये साबित कर सकता हूं कि वो बेकसूर है या कसूरवार, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे सारे तथ्यों का पता चले। क्या आप अब तक भी ये बात नहीं समझ पाई हैं कि जब तक आप मुझसे सारी बातें छिपाती रहेंगी तब तक मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता? लेकिन मैंने तो आपसे कोई बात नहीं छिपाई है। जी हाँ, आपने छिपाई है। उस रात आप कराली बाबू के कमरे में गई थीं और आपको उनकी मौत का पता चल गया था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। क्या अब आप सब कुछ बताएंगी? मैं कैसे कहूँ वो सब भी तो दादा के खिलाफ ही जाएगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका भाई बेकसूर है तो सच्चाई उसका कुछ बिगड़ने नहीं देगी। आप निर्भय होकर मुझे सारी बात बता सकती हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है। मैं आपको सारी बात बताती हूँ। उस शाम दादा की काका से कहा सुनी हुई थी। इससे पहले काका ने अपनी वसीयत में दादा के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। इसको लेकर दोपहर में उनका मोतीदा से काफ़ी झगड़ा भी हुआ था। कॉलेज से लौटने के बाद जब दादा को ये पता चला तो वो काका के पास गए और जाकर बोले कि वो संपत्ति सिर्फ उनके नाम ना करके उसका सबके बीच बंटवारा कर दें। काका को इस बात से नफरत थी। जब उन्होंने दादा की बात सुनी तो वे गुस्से में आकर बोले, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? समझते क्या हो? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। दादा को ये उम्मीद नहीं थी कि काका इतने नाराज हो जाएंगे। उनके कमरे से निकलकर वो फणीदा के पास गए। फणीदा अपंग हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए दादा शाम का टाइम उनके साथ ही बिताते हैं। फणीदा से आप भी शायद मिल चुके होंगे। वो कभी स्कूल तो नहीं गए, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उनके बुक शेल्फ को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको कितने विषयों का ज्ञान है। मैं कभी कभी अपनी पढ़ाई में मदद के लिए उनके पास भी जाती हूँ। बहरहाल उस शाम दादा बहुत निराश हो गए थे और करीब 8 बजे मुझसे बोले, सत्या, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, आधी रात तक वापस लौटूंगा, मेरे लिए दरवाज़ा खुला ही रखना। फिर उन्होंने जल्दी खाना खाया और चुपचाप निकल गए। हमारा खानसामा रात का खाना हो जाने के बाद सामने के घर में अपने गांव के दोस्तों के पास काफ़ी देर तक बैठा रहता है। मैं ये बात जानती थी, इसलिए दादा के आने तक मैंने इंतज़ार नहीं किया। 10 बजे तक मैंने खाने की मेज़ को साफ़ किया और ऊपर अपने कमरे में सोने चली गई। मैं अभी सोई ही थी कि कुछ आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा जैसे दादा के कमरे से कुछ आवाज़ आई है, जैसे कोई भारी चीज़, मेज़ या बड़ा बक्सा फर्श पर खींचा जा रहा हो। ये सोचकर कि दादा शायद सिनेमा देखकर लौटे होंगे, मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। कुछ देर आंखें खोले लेटी रही। दादा के कमरे से और आवाज़ें नहीं आईं। मुझे लगा दादा अब सो गए होंगे। 1 घंटा भी नहीं बीता होगा कि गलियारे से मुझे फिर आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता से चल रहा हो। मुझे आश्चर्य हुआ, दादा तो कब के सो गए थे, तो फिर कौन हो सकता था? मैं धीरे से उठी और मैंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। दादा चुपचाप अपने कमरे में घुसे और पीछे से उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। गलियारे में क्योंकि चांदनी छिटकी हुई थी, इसलिए मैंने उनको एकदम साफ साफ देखा था। व्योमकेश ने उसको बीच में टोका, 1 मिनट, क्या सुकुमार बाबू ने उस समय जूते पहने हुए थे? जी हाँ। क्या उनके हाथ में कुछ था?
नहीं, कुछ भी नहीं। कोई कागज या बोतल? जी कुछ नहीं। उस समय टाइम क्या हुआ होगा? क्या आपने देखा था? देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी घड़ियों में उस समय 12 बजे के घंटे बज रहे थे। ठीक है, आगे बताइए। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है। दादा 15 मिनट पहले आ गए थे, ये मुझे उनके कमरे से आई आवाज से पता लगा था। तो फिर अब वो कहाँ गए थे? फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं काका की तबीयत तो खराब नहीं हो गई और दादा शायद उन्हें देखने गए हों। असल में काका को कभी कभी रात में आर्थराइटिस का दर्द होने लगता था और वो सो नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर उनको सुलाने के लिए दवा देनी पड़ती थी। मैं आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर काका के कमरे की तरफ जाने लगी। वो हमेशा दरवाज़ा खुला ही रखते थे। मैं कमरे में घुसी। वहाँ अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी महक वहाँ आ रही थी। वो तेज तो नहीं थी, लेकिन चारों तरफ फैली हुई थी। क्या वो मीठी महक थी? जी हाँ, जैसी सिरप की होती है। हाँ वही तो, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, फिर क्या हुआ? लाइट का स्विच दरवाजे के पास ही था। मैंने लाइट जला दी और देखा कि काका पलंग पर लेटे हैं। मुझे लगा सो रहे हैं। उनके शरीर को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि वो, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। उस महक ने मेरी सांसों में एक घुटन जैसी पैदा कर दी थी, जैसे किसी ने मेरी नाक पर गीली पट्टी लगा दी हो। कुछ देर मैं दरवाजे के पास खड़ी रही, अपने आप को ये समझाने की कोशिश करती रही कि ये महक उस दवा की है जिसे लेकर काका अभी अभी सो गए हैं। मेरे पैर कांपने लगे थे, लेकिन मैं बहुत सावधानी से काका के पलंग के पास गई। मैंने आगे झुककर देखा कि वो सांस नहीं ले रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मेरे अंदर क्या हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरा सिर चकराने लगा था। अपने को संभालने के लिए मैंने आगे बढ़कर काका के तकिए को छुआ। मेरा हाथ उनके गले पर गिरा। मेरे हाथ में कांटे जैसी चुभन हुई और तब मैंने देखा कि उनके गले में एक सुई घुसी हुई है। सुई में धागा भी लगा है। मैं वहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक पाई। पता नहीं मैंने कैसे लाइट बुझाई और कैसे अपने कमरे में वापस आई। जब तक मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को अपने पलंग पर बैठा पाया। मैं थर थर कांपते हुए रो रही थी। बाकी बातें तो आप जानते ही हैं। मुझे दादा पर जरा भी शक नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ये सब नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मुझे ये सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि ये सारी बातें मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि बताने से दादा की पोजीशन और भी खराब हो सकती है। दूसरे दिन सुबह मैंने किसी तरह चाय बनाई और काका के कमरे में ले गई। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ एकदम धीमी पड़ गई। व्योमकेश की आंखों में अब एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैंने आज तक आपके जैसी असाधारण लड़की नहीं देखी। कोई और होती तो वो चिल्लाती, शोर मचाती और बेहोश होकर उसने पूरी दुनिया को सिर पर उठा लिया होता। लेकिन आप तो कमाल हैं। अब मैंने सारी बातें जान ली हैं। अब आप अपने घर जाइए, मैं कल सुबह वहाँ आऊँगा। सत्यवती उठी और घबराए स्वर में बोली, लेकिन आपने तो कुछ बताया ही नहीं। बताने को क्या है? मैं आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं दे सकता जो बाद में आपको निराशा दे। लेकिन इतना मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि अगर आपने मुझे कुछ दिन पहले ही सारी बात बता दी होती तो अब तक तो ये पूरा केस कब का सुलझ गया होता। क्या जो कुछ मैंने कहा वो दादा को नुकसान पहुंचाएगा? आपको पूरा विश्वास है व्योमकेश बाबू? दादा के अलावा मेरा और कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। व्योमकेश ने तेजी से उठकर उसके लिए दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर बोला, मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए। देर हो रही है और फिर ये 2 कुंवारों का घर है। सत्यवती दुखी मन से जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, व्योमकेश ने दबी जबान से कुछ कहा जो मैं सुन नहीं पाया। सत्यवती ने चौंक कर व्योमकेश को देखा। उसकी आंखों में मुझे आंसू भरे आभार की झलक दिखाई दी। हाथ उठाकर उसने अभिवादन किया और फिर सीढ़ियां उतर गई। दरवाज़ा बंद करके व्योमकेश वापस आकर बैठ गया और अपनी घड़ी देखकर बोला, अरे 7 बज गए। वैसे अभी काफ़ी समय है। मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अचानक वो बोला, मेरे ख्याल से तुम सत्यवती को सुंदर तो नहीं कह सकते, है ना अजीत? मैं चकरा गया। ये कैसा अजीब सा सवाल था? ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? मैंने पूछा। वैसे ही पूछ रहा था। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग उसे काफ़ी सांवली कहेंगे। मेरे दिमाग में ये बात घुस ही नहीं पा रही थी कि इस केस का सत्यवती की सुंदरता से क्या नाता है। लेकिन कई बार व्योमकेश के दिमाग के विचित्र मार्गों की कल्पना करना मेरे लिए असंभव हो जाता है। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा,
हाँ, ये तो सही है कि लोग उसे सांवली कहेंगे, लेकिन वो कुरूप तो हरगिज भी नहीं है। उसके अंदर अपना एक आकर्षण है। इतना सुनकर व्योमकेश हंसकर उछल पड़ा और बोला, ठीक है। अच्छा ये तो बताओ अजीत, तुम्हारी सही उम्र क्या है? मेरी उम्र? उससे भला इन सब बातों का क्या संबंध है? अरे बताओ तो सही। मैंने कुछ गुणा भाग करके बताया कि मेरी सही उम्र 19 साल 5 महीने और 11 दिन है। व्योमकेश ने संतोष की सांस ली और बोला, तो तुम मुझसे पूरे 3 महीने बड़े हो। इस बात को याद रखना अजीत, भूलना मत बिल्कुल। तुम ये सब क्या बोल रहे हो व्योम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, भूल जाओ जो मैंने कहा। इस केस को लेकर मेरा तो सिर चकराने लगा है। चलो आज रात को फिल्म देखने चलते हैं। व्योमकेश कभी भी सिनेमा नहीं जाता। सिनेमा और नाटक उसे कतई पसंद नहीं। इसीलिए पहले तो मुझे हैरानी हुई। फिर मैंने पूछा, आज तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम वाकई पागल हो गए हो? व्योमकेश जोर से हंसा और बोला, कोई ताज्जुब नहीं अगर हो भी गया हूं तो। मेरा जन्म चंद्र राशि में हुआ है और श्रीमान भट्टाचार्य ने मेरी जन्म पत्री देखकर बताया था कि ये बच्चा चंद्रमा के प्रभाव से पागल भी हो सकता है। लेकिन हमें देर हो रही है, इसलिए चलो जल्दी से खाना खाकर निकलते हैं। मैंने सुना है कि चित्रा थिएटर में बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है। खाना खाकर हम लोग चित्रा पहुंच गए। फिल्म 9:30 बजे शुरू हुई। वो लंबी थी इसलिए 12 बजे के करीब खत्म हुई। हमारा घर कुछ दूरी पर था। कुछ एक बसें अभी दिखाई दे रही थीं। मैं बस स्टॉप की तरफ बढ़ा, लेकिन व्योमकेश ने मना कर दिया। नहीं नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। जब कॉर्नवालिस स्ट्रीट के बाद व्योमकेश एक छोटी गली में घुसा तो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग कराली बाबू के घर की तरफ जा रहे थे। मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी रात गए वहां जाकर व्योमकेश क्या करना चाहता था। लेकिन जो भी हो, मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे चलता गया। हम लोगों की चाल साधारण से कुछ तेज थी, फिर भी हमें वहां पहुंचने में काफी समय लग गया। घर के सामने सड़क की लाइट जल रही थी। व्योमकेश ने स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ठीक उसी समय सारी घड़ियों में 12 बजे के अलार्म बज उठे। व्योमकेश ने खुश होकर मेरी पीठ पर एक हाथ मारा और बोला, वाह, काम हो गया, चलो अब टैक्सी लेते हैं। दूसरे दिन सुबह करीब 8:30 बजे हम कराली बाबू के घर पहुंचे। पुलिस वालों के साथ विधु बाबू वहां मौजूद थे। व्योमकेश को देखकर पहले तो वे संकोच में पड़ गए, फिर अपने को संभालकर गंभीर आवाज में बोले, मिस्टर व्योमकेश, शायद आप जान गए होंगे कि मैंने सुकुमार को हिरासत में ले लिया है। असल में वही हत्यारा है। मैं तो शुरू से ही ये बात जान गया था, बस इसका नाटक देख रहा था। वैसे आज आपके यहाँ आने की कोई खास वजह? नहीं नहीं, कुछ नहीं विधु बाबू। मुझे पता लगा कि एक नई वसीयत मिली है तो मैंने सोचा एक नज़र देख लूं। विधु बाबू थोड़ी देर तक उलझन में रहे कि वसीयत व्योमकेश को दिखाएं या नहीं। अंत में बड़ी ही अनिच्छा से उन्होंने अपनी फाइल खोली और उसमें से एक दस्तावेज निकालकर व्योमकेश की तरफ बढ़ा दिया। फिर वो बोले, जरा ध्यान से, फाड़वाड़ मत देना। ये सुकुमार के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। कराली बाबू की हत्या करके सुकुमार चोरी करके ये वसीयत ले आया और उसने उसे अपने कमरे में छिपा दिया। आपको पता है कहाँ छिपाया था? 3 अलमारियों के नीचे। क्या सुकुमार गिरफ्तारी के समय कुछ बोला था विधु बाबू? अरे क्या बोलता, वही बोला जो सब बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता और चौंकने का नाटक और ये वो, बस और क्या। व्योमकेश ने दस्तावेज को चारों तरफ से जांचा, फिर बड़ी सावधानी से खोलकर पढ़ने लगा। ये सादे कागज पर टाइप किया गया था। उस पर लिखा था, आज सितंबर के 22वें दिन 1933 में मैं पूरे होश और हवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। मेरी मौत के पश्चात मेरी सारी चल और अचल संपत्ति के साथ साथ मेरी सारी धनराशि का उत्तराधिकारी मेरा छोटा भतीजा फणिभूषण होगा। इससे पहले लिखी गई बाकी सारी वसीयतें बाकायदा रद्द और निष्फल की जाती हैं। हस्ताक्षर कराली चरण बासु। वसीयत पढ़कर व्योमकेश तेजी से खड़ा हो गया। उसकी आंखें एक नए उत्साह से चमकने लगीं। वो बोला, ये तो कमाल ही हो गया विधु बाबू, ये वसीयत तो। कहते कहते उसने अपने आप को रोक लिया और दस्तावेज को विधु बाबू की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने उसे फिर से शुरू से अंत तक पढ़ा, फिर सिर उठाकर बोले, इसमें क्या बात है? मुझे तो कुछ अजीब नहीं दिखा। ये नहीं दिखा आपको? व्योमकेश ने साइन के नीचे की खाली जगह को दिखाते हुए कहा। और जब विधु बाबू को उसका मतलब समझ में आया तो उनकी आंखें फैल गईं और उनके मुंह से निकला, ओह, गवाहों के नाम।
इतने में व्योमकेश ने उनको शांत रहने का इशारा किया और दरवाजे की आहट लेने लगा। कुछ देर रुकने के बाद वो धीरे से उठा और दबे पांव जाकर उसने भक से दरवाज़ा खोल दिया। माखनलाल खड़ा हुआ चोरी से बातचीत सुन रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन व्योमकेश उसके हाथों को पकड़कर खींचते हुए उसे अंदर ले आया और उसे कुर्सी पर पटक दिया। इस पर नजर रखना इंस्पेक्टर, ये भागने ना पाए, इसके मुंह को भी बंद कर दो। माखन दहशत में आधा हो गया था। उसने बोलना चाहा, मैं चुप रहो, एकदम चुप। विधु बाबू, जज से एक दूसरा वारंट मंगवाइए। अपराधी के नाम की जगह खाली ही रखिएगा, उसे हम बाद में भर लेंगे। फिर वो विधु बाबू के पास जाकर झुककर उनके कान में बोला, तब तक आप इसकी पूरी खबर ले लीजिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आप कर क्या रहे हैं, विधु बाबू ने कहा। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, इस बीच आप कृपा करके फटाफट वारंट मंगवाइए। आओ अजीत। तेजी से सीढ़ियां चढ़कर व्योमकेश फणिभूषण के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। हमें देखकर फणी चौंक गया। उसके मुंह से निकला, व्योमकेश बाबू। हम लोग कमरे में दाखिल हो गए। अब व्योमकेश ने हंसते हुए कहा, आपको जानकर खुशी होगी कि हमें पता लग गया है कि कराली बाबू का असल में हत्यारा कौन है। फणी एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैंने सुना कि सुकुमार को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। हाँ, वो तो है, विश्वास करना वाकई बड़ा मुश्किल है। उसके कमरे से एक नई वसीयत भी मिली है, जिसमें संपत्ति का हकदार आपको बनाया गया है। जी हाँ, ये भी मैंने सुना व्योमकेश बाबू। जब से मुझे ये बात पता चली है, मेरा मन खट्टा हो गया है। सिर्फ कुछ 1000 रुपयों के लिए काका को अपना जीवन खोना पड़ा। संपत्ति इन सारे पापों की जड़ है। वो मेरे लिए संपत्ति छोड़ गए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो यही चाहता था व्योमकेश बाबू कि चाहे वो मुझे संपत्ति ना भी देते, पर जीवित तो रहते। व्योमकेश बुक शेल्फ के पास खड़ा किताबों को देख रहा था। उसने कहा, हाँ सही है, संपत्ति कभी सुख तो नहीं देती। अच्छा, ये कौन सी किताब है? फिजियोलॉजी? अरे वाह, सुकुमार की पुस्तक है। व्योमकेश ने एक किताब को बाहर निकालकर उसके मुखपृष्ठ को देखते हुए कहा। फणी धीरे से हंसकर बोला, हाँ, सुकुमार कई बार मुझे मेडिकल की किताबें पढ़ने को देता था। ये जीवन भी कितना विचित्र है। इस पूरे घर में सिर्फ वही ऐसा आदमी था जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी ज्यादा। और वही कैसा निकला। व्योमकेश ने कुछ और किताबें उठाईं और आश्चर्य के स्वर में कहा, ओहो, आप तो खासे पढ़ाकू व्यक्ति हैं। और क्या आप सारी किताबों में पढ़ने के समय निशान लगाते हैं? जी हाँ, पढ़ने के सिवाय मेरी और कोई हॉबी नहीं है। ये किताबें ही मेरी साथी हैं। सिर्फ सुकुमार ही था जो हर शाम आकर मेरे पास बैठा करता था। आप मुझे ये बताइए व्योमकेश बाबू कि क्या वाकई सुकुमार ने ही ये किया है? इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं है। व्योमकेश ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अपराधी के खिलाफ जो सबूत मिला है उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आइए इधर बैठिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। देखिए, हत्या 2 प्रकार की होती है। एक वो जो आवेश में आकर की जाती है, जिसको हम क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। दूसरी वो हत्याएं होती हैं जो पहले से सोची समझी और पूर्व नियोजित होती हैं, यानी प्री प्लान्ड होती हैं। आवेश वाली हत्या में अपराधी को पकड़ना आसान होता है, लेकिन जब आदमी सोच समझकर प्लान करके हत्या करता है तो वो अपने ऊपर आने वाले सारे संदेहों को भी हटा देता है। ऐसे में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हमें पता नहीं होता कि अपराधी कौन है और हम दूसरों पर संदेह करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम हत्यारे के तरीके को अपनी जांच का सेंटर पॉइंट बनाएं। इस केस में हमने एक अजीब बात ये देखी कि हत्यारा चालाक भी है और मूर्ख भी। उसने हत्या बड़ी ही अक्लमंदी से की, लेकिन हत्या के सारे औजार अपने ही कमरे में छुपा दिए। आप ही बताइए, क्या ये जरूरी था कि वो हत्या के लिए सत्यवती की ही सुई का उपयोग करता? क्या शहर में सुइयों की कमी हो गई थी? और क्या वसीयत को इतनी सावधानी से छिपाना जरूरी था? क्या उसे फाड़कर फेंका नहीं जा सकता था? इस सब से सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि कोई आदमी जो स्वभाव से मंद बुद्धि है वो चालाकी से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आदमी चालाक है वो बेवकूफ होने का नाटक बड़ी ही आसानी से कर लेगा। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट है कि अपराधी चालाक है, लेकिन चालाक लोग भी गलती करते हैं। अपने आप को हमेशा सीधा साधा बनाने की कोशिश हमेशा सफल नहीं होती।
इस केस में भी अपराधी ने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी, जिनकी वजह से ही मुझे उसे पकड़ने में मदद मिली। फणी ने सवाल किया, कौन सी गलतियां? रुकिए, मैं पहले इस घर का नक्शा बनाना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई पेंसिल या कुछ मिलेगा जिससे मैं नक्शा बना सकूं? इतना कहते हुए व्योम ने अपनी पॉकेट से एक सफ़ेद कागज निकाल लिया। फणी के पलंग पर तकिए के पास एक किताब पड़ी हुई थी। उसने किताब से लाल पेंसिल निकालकर व्योमकेश को दे दी। व्योम ने उस पेंसिल को सावधानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल अब नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं शब्दों में ही बता देता हूँ। अपराधी ने 3 भयंकर गलतियां की। पहली ये कि उसने ग्रेज एनाटॉमी पुस्तक में कुछ लाइनों के नीचे निशान लगाया। दूसरी, उसने भारी अलमारी को खिसकाने में काफी शोर किया। और तीसरी ये कि उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं था। फणी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बुदबुदाने का प्रयास किया, कानून का कोई ज्ञान नहीं था मतलब? जी नहीं, उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, और यही कारण है कि उसकी इतनी सफाई से बनाई गई पूरी की पूरी योजना एक ही झटके में फेल हो गई। फणी का गला सूख गया। वो भर्राई आवाज में बोला, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। व्योमकेश ने कड़े शब्दों में स्पष्ट कहा, वो वसीयत जो सुकुमार के कमरे से मिली है वो कानून की नज़र में बेकार और कूड़े का ढेर है, क्योंकि उसमें गवाहों के साइन हैं ही नहीं। ऐसा लगा जैसे फणी बेहोश हो जाएगा। वो काफी देर तक चुपचाप पत्थर की तरह फर्श पर नजरें गड़ाए बैठा रहा। फिर अपने सिर के बालों को हाथों से नोचते हुए बुदबुदाया, सब व्यर्थ हो गया, सब बेकार चला गया। क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे व्योमकेश बाबू? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको आधे घंटे का समय देता हूँ, अपने आप को तैयार कर लीजिए। दरवाजे तक जाकर व्योमकेश मुड़ा और बोला, आपने सिलाई का होल्डर फेंक दिया है ना? लिया तो था आपने, क्योंकि वो मुझे सत्यवती की सिलाई की टोकरी में नहीं मिला। पता नहीं क्यों आपने उसे सुकुमार के कमरे में क्लोरोफॉर्म के साथ क्यों नहीं छोड़ा। शायद जल्दीबाजी में आपके दिमाग से निकल गया है ना? लेकिन ये तो बता दीजिए कि क्लोरोफॉर्म लाया कौन? माखनलाल? फणी तब तक तकिए पर पीछे की तरफ लुढ़क गया था। भर्राई आवाज में वो बोला, प्लीज आप आधा घंटे बाद आइएगा। अच्छा ठीक है। हम लोग नीचे आकर बैठ गए। माखनलाल पुलिस के पास वैसे ही बैठा हुआ था। व्योमकेश ने उससे कड़े स्वर में कहा, फणी को क्लोरोफॉर्म तुम्ही ने लाकर दिया था ना? मैं कुछ नहीं जानता, माखनलाल ने चौंक कर कहा। सच सच बोलो, नहीं तो मैं वारंट में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। माखन फूट फूट कर रोने लगा। सर, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। फणी ने मुझसे कहा था कि उसे नींद नहीं आती, अगर क्लोरोफॉर्म की एक बूंद मिल जाए तो उससे उसे नींद आ जाएगी, बस इसीलिए मैंने उसे लाकर दिया था। ठीक है विधु बाबू, आप इसे छोड़ सकते हैं, इसने कुछ नहीं किया। और वो वारंट आया नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं, पर आता ही होगा। लेकिन वो है किसके लिए? कराली बाबू के हत्यारे के लिए, और किसके लिए? अब तो विधु बाबू बुरी तरह भड़क गए। व्योमकेश, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। कमिश्नर साहब आपको जरा सा मानने क्या लग गए? आप तो मेरे ऊपर रौब गांठते फिर रहे हैं, वो भी मैंने सहन कर लिया, लेकिन अब आपके ये बेसिर पैर के मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। कह देता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ विधु बाबू, यही सच्चाई है, एकदम स्पष्ट। ध्यान से सुनिए। जब व्योमकेश ने सारी कहानी संक्षेप में उनको बताई तो वो आश्चर्य से जड़वत खड़े रह गए। फिर चिल्लाए, अरे अगर ऐसा है तो तुमने उसे छोड़ क्यों रखा है? अगर वो भाग गया तो? जी नहीं, वो भागेगा नहीं, वो बेकसूर होने की दलील देगा, और यही हमारा तुरुप का पत्ता होगा, क्योंकि अदालत में हमारे लिए उसे दोषी ठहराना बहुत मुश्किल होगा। और अदालत की जूरियों को तो आप जानते ही हैं, उन्हें तो दोषी को मुक्त करने का बस एक मौका चाहिए होता है। ठीक आधा घंटे बाद हम फणिभूषण के कमरे में गए। विधु बाबू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और पहले अंदर घुसे। आगे जाकर वो अचानक रुक गए। फणी पलंग पर लेटा हुआ था। उसका दायां हाथ नीचे झूल रहा था और फर्श पर खून बह रहा था। उसके झूलते हाथ की नब्ज की नाड़ी कटी हुई थी, जिससे खून की बूंदें टपक रही थीं। व्योमकेश ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से बोला, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इस हद तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके पास और उपाय भी क्या था। एक सफ़ेद कागज़ उसके सीने पर रखा हुआ था। व्योमकेश ने उसे उठाकर जोर से पढ़ना शुरू किया। व्योमकेश बाबू, अलविदा। मैं एक अपंग और व्यर्थ व्यक्ति हूँ। मेरे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं।
देखता हूँ कि ऊपर भी मुझे स्थान मिलता है या नहीं। मुझे मालूम है अदालत में आप मुझे दोषी साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो जीवित रहकर करूँगा भी क्या। मुझे काका की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। उन्हें मुझसे ज़रा भी प्रेम नहीं था। वो हमेशा मेरे लंगड़ेपन का मजाक बनाकर मेरी खिल्ली उड़ाते थे। लेकिन मैं सुकुमार दा का अपराधी ज़रूर हूँ और इसके लिए उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास उनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था जिसके मत्थे मैं ये दोष मढ़ सकूं। और फिर उसके जेल चले जाने से मेरा एक फ़ायदा और भी होता। ये फ़ायदा मेरे मन में पल रही उस गुप्त इच्छा से संबंधित था जिसे अपंग होने के कारण मैं कभी लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे क्लोरोफॉर्म कैसे मिला। जो व्यक्ति मेरे लिए उसे लाया था उसे मेरे उद्देश्य की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हो सकता है बाद में शायद उसे संदेह हो गया हो। आप वाकई बहुत ही विचित्र प्राणी हैं व्योमकेश बाबू। आपने उंगली के उस होल्डर तक को नहीं छोड़ा। आपका कहना सही था, मैं वाकई उसे उठाना भूल गया था। वो मुझे याद तब आया जब मैं अपने कमरे में वापस आ गया। वो अब भी यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा। उस रात जब मैंने सुई और होल्डर को सत्यवती की सिलाई की टोकरी से चुराया था, उस समय वो रसोई में खाना बना रही थी। आपकी जगह अगर कोई और होता तो इस बात को कभी पकड़ नहीं पाता। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को आपसे नफरत करने की स्थिति में नहीं ला पा रहा हूँ। अब विदा लेता हूँ। नमस्कार। बहुत दूर जाना है मुझे। भवदीय फणिभूषण। इस बात के करीब 1 हफ्ते बाद हम दोनों एक दिन शाम को अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। पिछले कुछ दिनों से व्योमकेश हर रोज़ दोपहर में कहीं चला जाता था। उसने कुछ बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। कई बार उसे कुछ गोपनीय केस मिल जाते थे जिनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए वो मुझे उनके बारे में बताना उचित नहीं समझता था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें आज भी जाना है? उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, हाँ जाना तो है। क्या ये कोई नया केस है? केस? हाँ है तो, लेकिन पूरी तरह गोपनीय है। अच्छा, सुकुमार की रिहाई का रास्ता तो अब खुल गया होगा ना? मैंने पूछा। हाँ, उसने जमानत के लिए अर्जी दी है। क्या तुम मुझे ठीक से सारी बात बताओगे व्योमकेश? फणी ने यह हत्या कैसे की? मैं अब भी सारी बातों को ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। व्योमकेश ने चाय के कप को मेज पर रखकर कहा, मैं तुम्हें शुरू से अंत तक सिलसिलेवार बताता हूँ। उस दिन मोतीलाल ने कराली बाबू से झगड़ा किया था। शाम को जब सुकुमार को पता चला तो वो कराली बाबू के पास अपनी बात कहने गया था। लेकिन जब कराली बाबू ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया तो वो फणी के कमरे में गया और करीब 7:30 बजे तक वहां रहा। फिर उसने खाना खाया और सिनेमा देखने चला गया। रात में 8 से 9 बजे तक सत्यवती रसोई में थी। उस दौरान फणी ने उसके कमरे में घुसकर सुई और उंगली में लगाने वाला होल्डर चुरा लिए। उसने अनुमान लगा लिया था कि कराली बाबू इस बार फिर से अपनी वसीयत बदलेंगे, जिसमें इस बार संपत्ति उसको ही मिलने वाली है। उसने फैसला कर लिया कि इसके बाद वो उस खूसट को अपनी वसीयत बदलने का मौका नहीं देगा। फणी के मन में कराली बाबू के लिए बहुत नफरत थी। अपंग लोग अपनी कमी को लेकर काफ़ी भावुक होते हैं। जो लोग उनकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं उनसे बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। खानसामे के बयान के अनुसार हमें पता लगा कि मोतीलाल रात में करीब 11:30 बजे घर से बाहर गया। अफीम की पिनक में अक्सर समय का हेर फेर होना स्वाभाविक होता है, इसलिए खानसामा निश्चय से कुछ नहीं कह पा रहा था। मेरे अनुमान के अनुसार मोतीलाल करीब 11:25 पर घर से गया था। ये उसकी कमजोरी थी। उसने शायद ही कभी कोई रात घर में बिताई थी। उसके जाने के बाद फणी अपने कमरे से निकला। मोतीलाल का कमरा कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे था। फणी नहीं चाहता था कि शोर या आवाज़ मोतीलाल को सुनाई दे, इसलिए उसने उसके जाने का इंतजार किया। उसे कराली बाबू को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने में 5 मिनट लगे। उसके बाद वो कराली बाबू की गर्दन में सुई को ठीक से नहीं घोंप पाया। सही निशाने के लिए उसे 3 कोशिश करनी पड़ी। अगर ये काम सुकुमार जैसा मेडिकल का स्टूडेंट करता तो उसे इतना समय नहीं लगने वाला था। फिर वो दूसरे कमरे में गया और उसने मेज़ की दराज से कराली बाबू की आखिरी वसीयत निकाली। उसने पढ़कर देखा, उसका अनुमान सही था, वसीयत उसी के नाम थी। इन सारे कामों में उसे 10 से 12 मिनट का समय लगा। अब उसके लिए ये समस्या थी कि उस नई वसीयत का क्या करे। वो उसे उसी लॉकर में छोड़ सकता था, लेकिन उससे सुकुमार के गले में फंदा कैसे लगता, और खुद को बचाने के लिए उसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम थोपना ज़रूरी था। इसलिए उसने वसीयत और क्लोरोफॉर्म को सुकुमार के कमरे में छिपा दिया। जब उसने अलमारियां खिसकाईं तब उनकी आवाज़ हुई थी।
उसी से सत्यवती की नींद टूटी थी। उस समय 11:15 बजे थे। सत्यवती को लगा कि सुकुमार सिनेमा देखकर लौटा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सुकुमार उस समय तक वापस आ ही नहीं सकता था। जब वो वापस आया था तब सारी घड़ियों में 12 के घंटे बज रहे थे। क्या अब भी कुछ और जानना चाहते हो अजीत? वसीयत में गवाहों के साइन न होने का क्या कारण था व्योम? लगता है कि कराली बाबू ने वसीयत रात के खाने के बाद लिखी थी। वो चाहते होंगे कि सुबह वो खानसामे और नौकर से उस पर साइन करवा लेंगे। कुछ देर हम लोग शांति से सिगरेट के कश लगाते रहे। फिर मैंने ही पूछा, क्या तुम सत्यवती से दोबारा मिले? क्या कहा उसने? खूब धन्यवाद दिया होगा, है ना? व्योमकेश ने चेहरे पर निराशा लाते हुए कहा, ना कुछ नहीं, बस साड़ी से सिर ढक कर मेरे चरण स्पर्श किए, बस। बहुत ही शालीन लड़की है ना? मैंने कहा। व्योमकेश खड़ा हो गया और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, याद रखना। फिर बिना कोई उत्तर दिए अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बड़ा सज धज कर बाहर आया। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हारा ये गोपनीय क्लाइंट लगता है बहुत ही शौकीन है। जासूस को भी रेशमी कुर्ते में देखना चाहता है, क्या कहने? व्योमकेश ने सेंट से सुगंधित रुमाल से मुंह पोंछा और बोला, हाँ भाई, सत्य का अन्वेषण करना कोई मजाक थोड़े ही है। उसके लिए बाकायदा बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन सत्य का अन्वेषण करते हुए तो तुम्हें इतना अरसा बीत गया। इससे पहले तो मैंने तुम्हें इतनी सजधज में कभी नहीं देखा। दरअसल सच्चाई ये है मेरे भाई कि सही मायनों में सत्य की खोज मैंने हाल ही में शुरू की है। पता नहीं तुम कौन कौन सी पहेलियां बुझाते रहते हो व्योम। मुझे तुम्हारा मतलब कतई समझ में नहीं आया है। मतलब तो बड़ा गहरा है मेरे भाई। देसी आंखों से देखने की कोशिश करो। सच्चाई, सत्य की खोज। और फिर वो खड़ा होकर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने तेजी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फिर पलक झपकते ही जैसे सब कुछ मेरी समझ में आ गया। मैंने दौड़कर उसे कंधों से जकड़ लिया। सत्यवती, अब समझा, ये थी तुम्हारी सत्य की खोज जिसके लिए इतने दिनों से भागते रहे हो। तुम भी कितने मतवाले निकले व्योमकेश। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, ये सारी दुनिया ही प्यार का जंजाल है। व्योमकेश बड़ी ही शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन खबरदार, तुम मुझसे बड़े हो और इस लिहाज से तुम उसके आदरणीय जेठ जी लगते हो। इसके बाद दोस्ती की परिभाषा नहीं चलने वाली। मैं भी तुमको भाई साहब कहकर पुकारूंगा। इससे तुम्हें आसानी भी रहेगी। वाह बच्चू, अब मैं खटमल बन गया एक ही मिनट में। मैं तुम जैसे साहित्यकारों की नस्ल को अच्छी तरह से पहचानता हूं अजीत। मैंने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, तुम जीते, मैं हारा। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। फिर मैंने ज्ञानियों की मुद्रा में उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ तात, विलंब न करो। 4 बज रहे हैं। तुम्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम सदैव सत्य की खोज में लगे रहो, चाहे वो स्त्रियोचित हो या सांसारिक। और व्योमकेश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्द ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।